औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हो और आपको आज की इस क्लास में वेलकम, जिसमें हम फिज़िक्स की एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये क्लास इसलिए अरेंज करते हैं ताकि तमाम चीज़ें ताज़ा रहें आपके जहनों में और आपको कोई परेशानी ना हो जब आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे होंगे। बेटा, मैं आंसर्स भी साथ साथ बताता जाऊँगा, डिस्कस भी करता रहूँगा। आप सब लोग अपने जहनों में इसको बिठाते रहिएगा। सवाल इस वक्त है हमारे पास, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.500। तो सर, इसमें जब याद रखिएगा, जब भी एक्सपोनेंट होता है तो उसे आप काउंट नहीं करते हैं। आपके पास इस वक्त पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और पॉइंट से पहले 1, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितनी बन रही हैं? 4 बन रही हैं। स्क्रू एंड लिवर वर इन्वेंटेड बाय आर्चिमिडस। सर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्क्रू और लिवर को इन्वेंट किया था। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब जरूरी तो नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी आएगा बेटा पेपर में, हो सकता है कोई और भी पूछ ले। तो याद रखना कि आपके पास डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चों बराबर होती है 1/2 mv² के, जैसे आप हाफ mv² कहते हो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? सर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है। m का मतलब है आपके पास मास, जिसके लिए कैपिटल M इस्तेमाल होगा। वेलोसिटी होता है बेटा आपके पास मीटर पर सेकेंड, यानी L/T, और स्क्वायर हो रहा है तो बन जाएगा L²/T²। वो अपॉन से ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? T-2। दैट इज वाई आपने यहाँ पर क्या ले लिया? T-2 ले लिया। इफ I, J and K आर द यूनिट वेक्टर along x, y, z एक्सिस, देन K मल्टीप्लाई बाय J इज। आप जब प्रॉपर्टीज याद करते हैं बेटा तो उसमें आप याद करते हैं कि K और J जब मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस I के बराबर होता है। टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स आर एडेड, द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इज। स्टूडेंट समझते हैं 3 + 4 करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर से आपको यहाँ पर बेटा ये बात मिल रही है कि परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल 90 है, और जब एंगल 90 होगा बेटा आपके पास सॉल्यूशन के बाद आपके पास आंसर लगेगा 5 आंसर आएगा। इफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। फिर ये फ्री वेक्टर क्या होता है सर? जो किसी भी पोजीशन में रख दिया जाता है। नल वेक्टर क्या होता है सर? जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। पॉजिटिव वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में आएगा। तो जितने भी हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि हम हर एमसीक्यू के हर ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, तो पेपर में आपको उसमें से सवाल आ सकता है। इफ लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड इलास्टिकली विद अ मैसिव बॉडी विच इज एट रेस्ट, द लाइट ऑब्जेक्ट विल। एक लाइट बॉडी कोलाइड कर रही है एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से जो कि रेस्ट पर है, तो क्या होगा सर? लाइट वेलोसिटी विल रीबाउंड विद द सेम वेलोसिटी। अगर ये बिल्कुल ऐसा है कि दीवार पर आपने बॉल फेंकी है, जब दीवार पर मेरे बच्चों बॉल फेंकते हो तो क्या होता है सर? बॉल उसी स्पीड से वापस आती है, दीवार नहीं हिलती है। तो ये वाली बात यहां पर आपको याद रखनी है, रीबाउंड विद द सेम वेलोसिटी। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 30 with the horizontal having certain initial velocity. It will have a same range if thrown with the same velocity as before at an angle of. अब ये क्या सवाल था? जरूरी तो नहीं ये वाला सवाल आएगा, इस जैसा आएगा। मेरे बच्चों याद रखना, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है तब उनकी रेंजेस बराबर होती हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइज कितना होता है? 90 होता है, तो उनकी रेंज आपस में बराबर होती है। ये 30 दिया हुआ है, अब 90 में से क्या माइनस करें? 30 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 60 आएगा। तो 90 - 30, अगर यहाँ 45 होता तो 45 सही जवाब हो जाता, अगर यहाँ 15 होता तो 75 सही जवाब हो जाता, अगर यहाँ 75 होता तो ये 15 सही जवाब हो जाता। ठीक है, अगला सवाल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज टॉर्क। डेफिनेशन है बेटा इसकी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा सर? जब उस पर लगने वाला तमाम का तमाम टॉर्क 0 हो जाए, यानी उसके क्लॉकवाइज और उसकी एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाए। A man goes up to a height from Earth's surface equal to the radius of Earth. His weight relative to Earth's surface would be, sir, it will become 1/4। चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैन के हाइट की और रेडियस की जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वहां से आप उसको डबल करते हैं तो वो 1/4 हो जाएगा। If the tension of a stretch string is increased 4 times, the speed of the transfer wave will increase. हम ये पढ़ते हैं फॉर्मूला में कि वो अंडर रूट के बराबर होता है, तो अगर आपने 4 टाइम्स इंक्रीज किया है तो 4 का अंडर रूट क्या होता है सर? 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, जब आप बेटा ये टॉपिक पढ़ते हैं लैप्लास करेक्शन, न्यूटन्स फॉर्मूला, तो वहां पर ये बात आपको वाज़े तौर पर लिखी हुई मिलती है कि सबसे ज़्यादा साउंड की जो वेलोसिटी है वो सॉलिड्स में है। अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ ए इज इक्वल टू, यहां पर बेटा मैं करेक्शन करूंगा आंसर की, इफ ए इज इक्वल टू -kx,
क्योंकि माइनस साइन बेटा क्या शो कर रहा होता है हमें, माइनस साइन शो करता है हमें कि वो उस डायरेक्शन में वापस आ रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज व्हाट पर मीटर स्क्वायर। टू कॉन्वेक्स लेंसेस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डेसिबल को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं, याद रहिएगा बेटा जब कभी भी ऐसा यूनिट पूछा जाता है तो उसमें आपको यूनिट को ओपन करके लिखना होता है। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ द सेम फोकल लेंथ एफ आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस वुड बी, आपने दो इस्तेमाल किए बेटा और दोनों का आपके पास आंसर एफ आ रहा है, तो आप कहेंगे, तो हमारे पास बेटा अब इसमें दो आपने फोकल लेंथ चूंकि इस्तेमाल की थी और सेम फोकल लेंथ थी लेंसेज की, तो आपके पास जो लेंथ होगी वो अब उसको डिवाइड करके आएगी, तो f अपॉन 2 बनेगा। If two tuning forks with frequencies 256 and 262 Hz are sound together, the beat frequency would be the difference of those two, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आता है 6, तो हमारे पास इस सवाल का आंसर 6 बन जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज हमें समझ में आते जा रहे हैं और हमारे लिए आसानी होगी इंशाल्लाह कल के पेपर में। अगला सवाल है, किताबुल मनाजिर इज रिटन बाय, सर इट इज रिटन बाय इब्नुल हैशम। फिर सवाल आ गया, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम फिर वही टॉर्क वाली बात आ जाएगी, टॉर्क के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें और उससे डायमेंशन निकाल लें। अब तो डायमेंशन निकालना आपको आ गई है। इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a इंटू b इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज b। भाई मैं आपको कहता हूं कि 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एक नंबर से आंसर 0 आ रहा है, तो बताओ वो नंबर क्या है। आप कहोगे सर वो नंबर 0 है, वही बात यहां पर आ गई, देन b इज 0। If we go up from the surface of earth to a distance equal to the radius, the value of g will become, ये repeated question है बेटा और आप सबने जवाब दिया इस वक्त 1/4 is the answer. How many meter will a 20 kg ball starting from rest fall freely in 1 second? तो बेटा vf कितना है सर, vf 0 हो गया, मास कितना दिया हुआ है 20, टाइम कितना दिया हुआ है सर, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। क्या मालूम करना है सर, हमें मालूम करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हम s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर आप कहेंगे सर a नहीं दिया हुआ, बॉडी फ्री फॉलिंग है ना, जब बॉडी फ्री फॉलिंग होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 9.8 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर, स्टोक्स लॉ बेटा इस्तेमाल किया जाता है जब बॉडीज विस्कस मीडियम में मूव करती हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, हॉरिजॉन्टल रेंज किस पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी, जी एट द प्लेस या ऑल ऑफ देम। सर इन तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और फिर अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल जहां पर आपकी रेंज मिल जाएगी, तो 45 इज द आंसर। अ साइक्लिस्ट अराउंड अ सर्कुलर रेसिंग ट्रैक स्किड्स बिकॉज, एक साइक्लिस्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर स्किड्स करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज़्यादा है उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अब यहाँ पर देखो सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, टॉर्क इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पीछे क्या पूछा था, एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो हमने कहा था टॉर्क है, और अब हम क्या कह रहे हैं कि टॉर्क क्या है, तो जवाब आया एंगुलर मोमेंटम। व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन विल बी, इसलिए नेगेटिव, चूंकि जब बॉडी बेटा ऊपर की डायरेक्शन में जाती है तो वैल्यू ऑफ जी माइनस में कंसीडर की जाती है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ जी इज कंसीडर्ड इन माइनस देन इट इज नेगेटिव। Which of the following does not exhibit simple harmonic motion? गाड़ियों का जो व्हील है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होता सर, बाकी जितनी बातें आपने यहाँ पर कही वो तमाम की तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। ये सब बुक की लाइन्स हैं बेटा आप लोगों की। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस, क्या स्पेस में वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करता है, नहीं करता ट्रेवल। अच्छा कैसे समझाऊं मैं आपको इस बात को, तो सन पर बहुत धमाके होते हैं ना, क्या आपको आवाज़ आती है उनकी, नहीं आती। क्यों नहीं आती, चूंकि सर वैक्यूम से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अगला सवाल है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है सर, जब दो वेव्स आपस में मिलें और मिलने के बाद एक हो जाएं, नई वेव बनाएं, तो वो कंस्ट्रक्टिव कहलाएगा, और अगर मिलने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव कहलाता है। ठीक है, इज द पार्ट डिफरेंस दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, हम इस्तेमाल करते हैं ना n लैम्डा। बाय यूजिंग एडजस्टेबल अपर्चर ऑफ अ लेंस वी कैन रिड्यूस द डिफेक्ट ऑफ लेंस विच इज कॉल्ड एज, याद रहे जब कभी भी आप डिफेक्ट दूर करते हैं तो उसे हम एब्रेजन कहते हैं, और अगर आप किसी लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे स्फेरिकल एब्रेजन कहेंगे, अगर कलर का इस्तेमाल करेंगे बेटा तो आप उसे क्रोमेटिक एब्रेजन करेंगे।
If the power of converging lens is 4 diopter, what is the focal length? Sir, it is basically 1/4 times, वो उसके इक्वल होता है, तो 25। 4 डायोप्टर का मतलब है आप फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 100 का जब आप फोर्थ पार्ट करेंगे, पावर आपके पास इंक्रीज होती है, तो फोकल लेंथ आपके पास डिक्रीज होती है। तो वो अगर आपके पास 4 हो रही है, तो वो बेटा आपके पास 25 हो जाएगा। अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। पिछले पेपर में हमने ये बात समझ ली थी कि 10 की पावर -2 को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए बेटा हमारे पास। आइए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एनुअल पेपर्स हैं और सप्लीमेंट्री पेपर्स हैं, जिनमें से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं, और आप देख रहे हो कि इन ईयर्स में भी रिपीट हुए हैं। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। मोस्ट एप्रोप्रिएट एब्रीविएशन 0.001, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट 3 बार शिफ्ट होगा, 1 2 3, दैट वुड बी 1 एक्सपोनेंट -3। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सब क्या है सर? ये तो सारे ऐसा यूनिट लिखे हैं हमने। मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए, एम्पियर करंट के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, और मोल हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F and F of equal magnitude is F and they are at an angle of, सर जब इनका एंगल 120 होगा, तो इन दोनों के दरमियान आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो एक हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कुछ एंगल्स हैं, याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। When a body slide over a surface, the kinetic friction and static friction are related to, the kinetic friction is less than the static friction, इसीलिए कोई बॉडी बेटा स्लाइड करती है। स्टोक्स लॉ किसके लिए है, याद हो गया मेरे बच्चों को, और इंशाल्लाह कल भी ये होने वाला है। जब ये सवाल आएगा तो आप कहोगे यार ये तो हमने लेक्चर में सुना था, ये तो इतना आसान सवाल था। इट इज मोशन थ्रू द विस्कस मीडियम। अ प्रोजेक्टाइल हैज इट्स स्पीड मैक्सिमम एट द मोमेंट। प्रोजेक्टाइल कब स्पीड मैक्सिमम करता है? जब उसकी प्रोजेक्शन होती है तब, और जब वो ग्राउंड को हिट करता है। जब बॉल आपकी तरफ आ रही होती है और आप उसको कैच करते हो, जब वो नीचे गिर रही होती है, तो आपको सबसे ज़्यादा वजनदार लगती है। The linear and angular velocities of a particle moving around the center of a circle are related to, that is related to omega into r. An object weigh 10 Newton. What will be the spring balance if the elevator is descending with a constant velocity? If you are moving up with a constant velocity, तो आपके पास बेटा जो आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट है, एक्चुअली वही आपके पास उसकी वेट आप रीड कर रहे होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। दैट वुड बी 10 मीटर। व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज ऑलवेज। ऊपर जा रहे हैं तो बेटा एनर्जी बढ़ेगी। किलोवाट आवर किसका यूनिट है सर? वर्क और एनर्जी का यूनिट है। अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज। फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटीज चेंज होंगी बेटा उसकी। व्हेन द मूवेबल मिरर इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर मूव a distance equal to the wavelength, then it is basically moving by 2 fringes, चूंकि वो उसका n मल्टीपल है। 1 angstrom is equal to, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन ये प्लस है बेटा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल पूछे जाते हैं। 2 convex lenses of the same focal length f and are kept in contact, फिर रिपीट हुआ हुआ सवाल है बेटा, क्या आंसर बनेगा इसका? f/2। अगर 3 होते तो f/3, अगर 4 होते तो f/4। वी कैन सी वेरियस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट, तभी तो आपको नजर आते हैं, रोशनी उन पर पड़ती है, फिर आपकी आंखों पर पड़ती है और आप उनको देख पाते हैं। डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज क्योर्ड बाय, कलर ब्लाइंडनेस हम किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। तो बेटा अब तक हमने 3 पेपर सॉल्व किए, ईच ऑफ 17 MCQs। इसका मतलब अब तक हम 50+ MCQs पढ़ चुके हैं, और यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो सोचिए कितना आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा। द डायमेंशन ऑफ जी, अब कैपिटल जी की डायमेंशन पूछ ली, तो सर फॉर्मूला क्या होगा कैपिटल जी का? भाई फॉर्मूला होता है हमारे पास F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा F × R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 = G। तो अब इस फॉर्मूला से आप बेटा इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, जो आंसर आएगा m-1 L3t-2। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, सर इट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फिर रिपीट हो गया सवाल, देखो कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं, इंशाल्लाह कल भी आएंगे ये। a+a.b 0 है, a × b 0 है, और a 0 नहीं है, तो लाजिम है कि b 0 ही होगा।
द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सर 9.8 वैसे वैल्यू होती है और 30 एंगल पर उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, तो 9.8 का हाफ क्या होगा 4.9, तो 4.9 इज द राइट आंसर. A 1 kilogram stone falling freely from a height of 10 meter strikes the ground with a velocity of, मास दिया हुआ है 1 kg, फ्री फॉलिंग है मतलब 9.8 ले लें बेटा, हाइट आपको दी हुई 10 मीटर, आपको VF मालूम करना है, तो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. When the angular velocity of a disk increase, angular acceleration and angular velocity दिस मीन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, चूंकि अगर परपेंडिकुलर या नॉन पैरेलल होंगे तो आपके पास इंक्रीज नहीं मिलेगा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज टॉर्क. आप कहेंगे सर ये तो याद हो गया, देखना कल आएगा ये पेपर में. टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन कंस्टिट्यूट, सर दो फोर्सेस हैं जो मैग्नीट्यूड में तो सेम है मगर डायरेक्शन में डिफरेंट हैं, ये एक्चुअल में कपल जनरेट कर रहे हैं. If a body move above the surface, sir, 1/4g, work done by a conservative force in a closed path is 0. कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आप खत्म कर रहे हैं, उसका आंसर 0 बन जाता है बेटा. इफ द स्पीड ऑफ मूवी बॉडी इज हाफ देन द काइनेटिक एनर्जी इज के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, तो अगर v हाफ कर दी है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बेटा डिक्रीज हो जाएगी. The wave theory of light cannot explain, sir, it cannot explain the photoelectric effect. बाकी चीजें वो explain करता है. This is a compressional wave, sir. Sound wave is a compressional wave. If two tuning forks of frequencies 256 and 260, पहले क्या आया था 256 and 262, तो उसका आंसर 6 आ रहा था. इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? इसका आंसर तो 4 आएगा सर. Earthquake waves infrasonic होती हैं. Electromagnetic waves which consist of इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनको कहते हैं सर दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस इफ इट्स 25 सेंटीमीटर, देखो पीछे उलट करके सवाल पूछा हुआ था, यहाँ पर डिफरेंट करके सवाल पूछ लिया, तो ये आपके पास बन गया 2. तो ये 4 पेपर सॉल्व हो गए और हमने 68 MCQs अब तक कर लिए. देखो पता भी नहीं चला आपको 68 MCQs अब आते हैं. A इंटू ए इज इक्वल टू, सर जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम डायरेक्शन में तो जवाब 0 वेक्टर आता है. अब आता है इन एन इन इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक का मतलब होता है दोनों जब टकराएं तो उनकी एनर्जीज पर फर्क ना पड़े, और इन इलास्टिक का मतलब होता है कि जब ये टकराएंगे तो इनकी एनर्जीज पर फर्क पड़ेगा. तो हम कहते हैं कि सर जब इन इलास्टिक हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है. अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद एन इंक्रीजिंग स्पीड, जब स्पीड बढ़ेगी सर तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगी. बॉडी को कब इक्विलिब्रियम कहते हैं? पहले कहा जाता था कि जब हमेशा रुकी भी होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें रुकी हुई हो. हम कहते हैं सर बॉडी इक्विलिब्रियम तब भी होगी जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी. जैसे पंखा है, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में अगर वो सेम स्पीड से मूव करता है. ये सवाल रिपीट हुआ है कि 2 फोर्सेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन डिफरेंट है, उसे हम कपल कहेंगे. आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस इन स्पेसक्राफ्ट, वेटलेसनेस को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी खुद जनरेट की जाती है, वरना चांद पर कोई कदम नहीं रख सकता अगर आर्टिफिशियल ग्रेविटी ना होती हमारे पास. वर्क डन बाय अ फोर्स इज F इज इक्वल टू 3I डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, D इज इक्वल टू 6J. I और J मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएंगे, साथ जो भी वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी. अ बॉडी एट रेस्ट में पजेस, सर स्पीड 0 होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी, मोमेंटम भी 0 हो जाएगी, लेकिन उसकी एनर्जी जरूर हो सकती है. द डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या है? mgh. ग्रेविटेशनल रख के वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है. mgh का फॉर्मूला लगाकर बेटा आप इसको कैलकुलेट करेंगे. द BEU यानी ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ पावर इज फुट पाउंड पर सेकेंड. ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम चैप्टर 1 में आपके पास आता है ना, MKS FPS, ये वो सिस्टम्स हैं. द फ्रीक्वेंसी वेव इज ऑडिबल, 5000 हर्ट्ज इज अ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होता है सिर्फ साउंड वेव पर, इसके अलावा लाइट वेव के साथ ऐसा नहीं होता जो हम डॉपलर्स के लिए पढ़ते हैं. 1 mm इज इक्वल टू, सर वैसे बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के. mm आ रहा है मतलब 3 पावर्स आप उसमें से माइनस कर रहे हैं, सो द करेक्ट आंसर इज 10 to the power -7. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन नन ऑफ देम, चूंकि वैक्यूम में वो ट्रेवल करता ही नहीं है.
ये यंग्स डबल स्लिट का फॉर्मूला पूछा है बेटा कि ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज, तो सर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो बराबर है लैम्डा एल अपॉन डी के। If an object is placed at 2f of a concave lens, the image will be formed. Sir, it will form at infinity. ये आप ड्रॉ करके भी देखते हैं बेटा। The magnifying power of a convex lens of focal length 5 centimeter is 6. इसका आंसर 6 आएगा अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस को कैलकुलेट करने की जो लास्ट एमसीक्यू में हमने ट्रिक समझी थी। तो बेटा हमने 5 पेपर कंप्लीट किए, दैट मीन्स हमने 85 एमसीक्यूज कर लिए हैं। हम एक और पेपर करते हैं ताकि हम 100 क्रॉस कर लें और ये 100 एमसीक्यूज से इंशाल्लाह आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज the two number 5.642 and 4.71 in the prospective significant number। आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स पे लाना है। सो द आंसर वुड बी 26.6। इफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अ बॉडी पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, तो याद रखिएगा कि वो हमेशा आपके पास स्पिन मोशन होगा। इफ a is equal to ai and b is equal to bj, then a into b is, सर a into b हमारे पास बराबर हो जाएगा a b के, और j और i मल्टीप्लाई होकर बेटा k बना देंगे तो आपके पास बन गया a b k। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ द कपल डिपेंड्स अपॉन, सर वो डिपेंड करता है उसके ओरिजिन पर, उसके डिस्टेंस पर। एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, 1/4 आंसर आएगा सर। A bucket of mass 10 kg is moved downward in the gravitational field through a distance 1 meter. The work done in this case is, सर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है ग्रेविटी के साथ, 10 इंटू ग्रेविटी यानी 9.8, तो आपके पास आंसर आ गया 98 जूल। The rate of doing work is 0 when the angle between the force and velocity is 90। चूंकि जब आपके पास एंगल 90 आएगा तो आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A helicopter weighing 3920 Newton is moving up with a constant speed of 4 meters per second. The force on the helicopter is, that would be the same force, चूंकि आप constant speed की बात कर रहे हैं तो आपके पास force तब्दील नहीं होगी। If the velocity of body is double and the mass is reduced to 1/4, देखो velocity डबल करोगे तो force क्या होगी, 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी। मास 1/4 टाइम बढ़ाओगे तो velocity फिर 4 टाइम बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाएगी, तो ऑल टुगेदर कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो आपने क्या लिख दिया, सेम। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लेवल ऑफ साउंड इज डेसिबल। अब यहाँ ऑप्शन में आपको उसकी फर्दर यूनिट्स नहीं दिए हुए, दैट्स व्हाई आपने डेसिबल लिखा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, इट्स टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी, यानी ऑल ऑफ देम। हाइगेंस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू लोकेट द वेव फ्रंट। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा if the theta is specifically less than 5 degree। बेटा याद करने वाला MCQ है। The length of Galilean telescope is given by f0 minus fe। अगेन रिपीटिव क्वेश्चन, अगर आपके पास वो दिया हुआ था अगर वो 5 है तो आंसर क्या होगा, 6 है। अब ये कहता है 6 है तो आंसर क्या होगा, 5 है। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने 100 MCQs बेटा माशाल्लाह क्रॉस कर लिए हैं। इस पेपर को हम कंप्लीट करते हैं अपने। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट्स हमने इस वक्त अपनी क्लास में 102 MCQs को सॉल्व किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो 102 हमारे MCQs हैं ये काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें क्लियर हो चुके हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर से पहले भी इसी तरीके से MCQs को डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों की MCQs की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कल का पेपर आप सबका बहुत अच्छा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।